हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन जो अपना फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में, मौर्य वंश, साथ ही कुछ अन्य टॉपिकों के बारे में इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है आज का, वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो बताइए, हाल ही में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, इसकी हिस्ट्री में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो गेलेन मैक्सवेल है, उन्होंने यह अब रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो बताइए, गोवा, बिहार, पंजाब या फिर असम में से कौन से राज्य ने होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो दोस्तों, उड़ता पंजाब आपने सुना होगा। पंजाब में नशे के बहुत सारे केस सामने आते हैं, तो पंजाब सरकार के द्वारा जो होप इनिशिएटिव है वो शुरू किया गया। जो राज्य में लोग नशे की चपेट में आ गए हैं, उन्हें मुक्त करवाने के लिए, नशे की लत से दूर युवाओं को बचाने के लिए वो अपना जीवन अच्छा जी सके, उसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार द्वारा होप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखना, होप इनिशिएटिव क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताओ, कौन सा राज्य है जिसने दक्षिणी कोरिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं? तो दोस्तों, हाल ही में जो उड़ीसा सरकार है उसने दक्षिणी कोरिया के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे उड़ीसा को बहुत फायदा होने वाला है। नेक्स्ट है, किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो बताओ, कौन सा देश है जहाँ पर हाल ही में सुर्खियों में रहा था कि वहाँ की जो जन्म दर है वहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट आ गया, अर्थात वहाँ पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, लोग अर्थात कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह रिकॉर्ड दर्ज की गई है, जो गिरावट है जन्म दर में वो इटली में की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? तो बताओ, इनमें से कौन सा जिला है? झालावाड़, सिरोही, कोटा या फिर बारा? इनमें से कौन सा जिला है जो राजस्थान से बॉर्डर टच नहीं करता? ये तो आप जानते ही होंगे। जो अपना सिरोही जिला है वो मध्य प्रदेश से बॉर्डर टच नहीं करता। जो सिरोही है वो गुजरात से बॉर्डर टच करता है। वही मध्य प्रदेश से राजस्थान के बहुत सारे जिले बॉर्डर टच करते हैं। मध्य प्रदेश से दोस्तों राजस्थान की सबसे ज्यादा जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से ही लगती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में झालावाड़, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, करौली, धौलपुर आदि जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश से राजस्थान के जिले हैं वो सीमा लगाते हैं। देश का प्रथम मोबाइल बैंक कहाँ खोला गया है? ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश का प्रथम मोबाइल बैंक दोस्तों हाल ही में कहाँ खोला गया है, बताइए। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है खरगोन। खरगोन में मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर देश का पहला मोबाइल बैंक, फर्स्ट मोबाइल बैंक है वो खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए, कुणाल, संप्रीति, वृहदत्त या शतधन्वन में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो वृहदत्त था। दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में अपन चर्चा करते हैं। मौर्य वंश जो रहा, जिसने भारत पर राज किया, या आप मैप में देख सकते हैं, ये मौर्य एम्पायर है, जिसका पाकिस्तान ये बहुत बड़ा राज्य था। अब तक का जो इसने शासन किया राजा महाराजाओं में सबसे बड़ा एम्पायर मौर्य राजवंश का था। दोस्तों, मौर्य राजवंश ने 322 बीसी से 185 बीसी तक प्राचीन भारत पर राज किया था। ये प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। दोस्तों, लगभग भारत में मौर्य वंश का शासन है वो 137 वर्षों तक रहा था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति ने की थी, जिसके मंत्री थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने जो नंद वंश के अंतिम सम्राट थे घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी।
दोस्तों चाणक्य एक बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जिसमें राजनीति पर टिप्पणी की गई है। दोस्तों मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य और गंगा नदी के तट के मैदानों तक फैला हुआ है। अर्थात जो अपनी गंगा नदी है और जो मगध राज्य है उसके बॉर्डर को टच करता है, वहां तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। पूछ लिया जाता है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बताइए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, जो कि मगध में है, गंगा नदी के तट पर बसी हुई है। दोस्तों इस वंश की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में की थी और यह तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए बहुत दूर तक फैल गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दोस्तों उन्होंने जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस दौरान क्या हुआ था कि जो कई छोटे छोटे राज्य थे उनमें आपसी मतभेद हो गए थे। उन्हीं मतभेदों का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और जो विभिन्न यूनानी आए थे उनको उन्होंने भगा दिया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बुरी तरह पराजित होने के बाद में जो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस, इनको अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। इस तरह जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो और भी ज्यादा फैल गया था। पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो सिकंदर का सेनापति था उसने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो वो था सेल्यूकस, ठीक है। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आया था? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों मेगास्थनीज है वो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजनीतिक विचारधारा थी, उसका प्रशासन कैसा था, वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी, आदि बहुत कुछ अपनी पुस्तक में बताया है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था, इसी कारण इस वंश को मौर्य वंश नाम दिया गया था, ठीक है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनका पुत्र है बिंदुसार, वो राजा बनते हैं, ठीक है, जिनका शासन रहा 298 बीसी से 273 बीसी पूर्व तक। बिंदुसार के बाद में उनके पुत्र आते हैं अशोक। अशोक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक मौर्य वंश के एक महत्वपूर्ण प्रतापी शक्तिशाली राजा था। दोस्तों इनका शासन काल है वो 273 बीसी से 232 बीसी के आसपास था। अशोक ने दोस्तों 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसमें अशोक ने भयंकर नरसंहार किया था। अर्थात कलिंग के युद्ध में इन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी थी, जिससे बाद में ये बहुत दुखी हुए और बहुत दुखी होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इस तरह अशोक ने जो सेकंड बौद्ध संगति है उसका आयोजन करवाया था और बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रसार करने वाले अशोक थे। मतलब जितने भी राजा हुए उनमें अशोक एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों 316 बीसी तक मौर्य वंश ने पूरे जो उत्तर पश्चिमी भारत है उस पर पूरा अधिकार कर लिया था और वहां पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। अशोक था, उसने अपने जो मौर्य राजवंश था उसका बहुत ज्यादा विस्तार किया था। सबसे पहले तो अशोक ने अपने जो राजनीतिक क्षेत्र उसका विस्तार किया, बाद में उन्होंने धर्म का रास्ता अपना लिया और बहुत सारे धार्मिक कार्य भी किए। बहुत से जो स्तंभ होते हैं उनका निर्माण करवाया, बहुत से शिलालेखों का निर्माण करवाया। दोस्तों मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ उसके बारे में बात करें तो जो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य शासक निकले। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो वृहदत्त मौर्य था। आज का क्वेश्चन भी यही था कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बताइए कौन है? वृहदत्त मौर्य। दोस्तों 185 बीसी में मौर्य वंश का जो वृहदत्त मौर्य था उसका सेनापति था पुष्यमित्र शंगु। पुष्यमित्र शंगु ने वृहदत्त की हत्या कर दी थी और वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाल दी थी। तो ठीक है, मौर्य वंश आया था जो घनानंद, वो सॉरी कौन सा वंश था जो मौर्य वंश आया था? नंदवंश। नंदवंश की जगह आया था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। वही पुष्यमित्र शंगु है, उसने मौर्य वंश के अंतिम राजा वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाल दी थी, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा वंश कब कब क्या आया? पहले नंदवंश, नंदवंश के बाद में मौर्य वंश, फिर मौर्य वंश के बाद में आता है शुंग वंश जिसके संस्थापक
पुष्यमित्र सुंगते 185 बीसी में सुंग वंश की स्थापना हुई थी। दोस्तों मौर्य वंश के महत्वपूर्ण ये राजा थे, यहाँ पे सारणी में देख सकते हैं कौन से राजा कब आया। सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर आता है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक, अशोक के बाद में दशरथ मौर्य। फिर एक महत्वपूर्ण राजा आता है संप्रीति, फिर शालीशुक, देववर्मन, शांतवर्धन मौर्य और सबसे अंतिम राजा आता है वरदत्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? बताओ, कन्नौज, दिल्ली, करनाल, लाहौर में से कौन सा क्षेत्र है जहां पर नादिर शाह ने अटैक नहीं किया था? तो दोस्तों दिल्ली, करनाल और लाहौर क्षेत्र पर तो नादिर शाह ने अटैक किया ही था, उन्होंने कन्नौज पर अटैक नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। बताओ, संविधान के अनुसार जो अपना फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है? दोस्तों अपना फाइनेंस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट है राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। गाइस अपन वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है, और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो किस टाइप की बॉडी है, ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ ही यह भी ध्यान रखना कि ये अर्ध न्यायिक निकाय है। यार इसमें पूछा हुआ फैक्ट है कि वित्त आयोग कैसा निकाय है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है। दोस्तों वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष पर की जाती है, या फिर अगर कोई आवश्यकता पड़ गई, जैसे कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ काम हो गया, तो भी इसकी स्थापना की जा सकती है। कौन करता है इसकी स्थापना? राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाती है। दोस्तों वित्त आयोग की संरचना के बारे में बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने? टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों इनका कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के आदेश पर डिसाइड होता है। पूछ लिया जाता है वित्त आयोग के कार्यकाल कौन डिसाइड करता है, तो वो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तय होता है। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, इनकी नियुक्ति वापस से हो सकती है। दोस्तों संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है, अर्थात इन सदस्यों की जो अध्यक्ष और जो अन्य 4 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी योग्यता क्या होगी, इनके जो चयन की विधि है, जो प्रोसेस है, इनको चुना जाता है, वो क्या कुछ होगा, वो संविधान के अनुसार संसद डिसाइड करेगी। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए विशेष योग्यताओं का निर्धारण भी किया है। दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा वह किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश या पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, या फिर वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेषज्ञ ज्ञान रखता हो, या फिर जिला प्रशासन वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव रखता हो, या फिर अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो बताइए वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी क्या योग्यता है? उसकी योग्यता सार्वजनिक मामलों का अनुभव ही होना चाहिए, हाई कोर्ट के जज के समान योग्यता होनी चाहिए, या फिर जज ही हो सकता है। लोक लेखा और जो वित्त के मामलों होते हैं उसमें उसको महारत हासिल होनी चाहिए। प्रशासनिक और वित्तीय मामले होते हैं उन पर उसको व्यापक अनुभव होना चाहिए, साथ ही इकोनॉमी का विशेषज्ञ भी हो सकता है। दोस्तों वित्त आयोग के कार्यों के बारे में बात करें तो वित्त आयोग है वो भारत के राष्ट्रपति को अपने मामलों की सिफारिश देता है। पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है, वो राष्ट्रपति को सौंपता है। दोस्तों वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच में जो कर के होते हैं, कर के शुद्ध आगमनों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करवाता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत वित्त आयोग द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करना तथा राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित के निर्देशित अन्य कोई विषय है वो दिए जाते हैं।
दोस्तों 1960 तक वित्त आयोग है वो असम, बिहार, ओडिशा और वेस्ट बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट के उत्पादों के जो निर्यात शुल्क है उसमें निवल प्राप्तियों के एवज में दी जाने वाली सहायता के बारे में सुझाव देता था। कब तक देता था? 1960 तक असम, बिहार, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में जो जूट का उत्पादन होता था उसके निर्यात पर देता था। संविधान के अनुसार यह सहायता 10 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई थी, जो कि वर्तमान में समाप्त हो गई है। दोस्तों आयोग अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों पटलों पर रखता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही था कि जो वित्त आयोग है फाइनेंस कमीशन है वह अनुच्छेद 280 के तहत अपनी रिपोर्ट है राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति है इस रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। गाइस रिपोर्ट के साथ इसका आकलन संबंधी ज्ञापन एवं इससे संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में भी विवरण दिया जाता है। दोस्तों वित्त आयोग एक सलाहकारी निकाय होता है। केंद्र सरकार पर इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो बाध्यकारी नहीं है, अर्थात सरकार है वो इसकी सिफारिशों को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो वित्त आयोग है क्या एक बाइंडिंग बॉडी है या एडवाइजरी बॉडी है। तो वित्त आयोग है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, ना कि बाइंडिंग बॉडी। ठीक है दोस्तों, ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को माने या नहीं माने। वित्त आयोग तो राज्य को दी जाने वाली सहायता की सिफारिश कर देता है, लेकिन ये केंद्र पर निर्भर करता है कि हम उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। अतः संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, इस संबंध में अपने जो चौथे विधि आयोग के अध्यक्ष थे पीवी राजमन्ना जो चौथे वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि अर्ध न्यायिक कार्य करता है तथा उसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण न हो। ठीक है दोस्तों, ये वित्त आयोग के प्रमुख अध्यक्ष है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कब क्या कुछ बना। तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष हैं 1951 में बने थे केसी नियोगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ध्यान रखना वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा। दूसरे थे के संथानम, 1956 में बने थे। तीसरे ए के चंदा, चौथे थे डॉक्टर पीवी राजमन्ना, पांचवे महावीर त्यागी, छठे थे ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवें थे जेपी सेटल और आठवें थे वाईपी चौहान। वहीं वित्त आयोग के 90 अध्यक्ष थे अपने एन के सालवे, 10वें थे केसी पंत, 11वें थे प्रोफेसर एम एस खुसरो 2002 से 2005 के बीच में, 12वें थे सी रंगराजन। 13 कब बने थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 2005 से 2010 के बीच में। वह 13वें वित्त आयोग बना था 2017 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय केलकर। 2010 से 2015 के लिए बना था ये। दोस्तों 14वां वित्त आयोग है वो 2012 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर वाई वी रेड्डी। इसने अपनी सिफारिश 2020 में दी थी। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्य करता है। 15वें वित्त आयोग जो अनुच्छेद अपना 280 उसके तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष और 4 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, इसका अध्यक्ष है वो एन के सिंह है। इसके अलावा इसके 4 अन्य सदस्य हैं। 4 अन्य सदस्यों में आता है शशिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह जो कि पूर्णकालिक सदस्य हैं, और डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र है वो अंशकालिक सदस्य हैं। ध्यान रखना 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह है। अन्य 4 सदस्य हैं वो शशिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा है। इसके अलावा अपने जो 14वें वित्त आयोग है वो थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी, 13वें के थे विजय केलकर और 12वें के थे डॉक्टर सी रंगराजन। अगला क्वेश्चन है अपना, तो अपने यहाँ तो वित्त आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अपना अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है?
तो बताओ दोस्तों कौन सी डेट है इनमें से 12 दिसंबर, 11 जून, 22 सितंबर या 3 जून जनवरी में से कौन सी डेट है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है? दोस्तों 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है। नक्षत्र है वो खगोल विज्ञान में सूर्य से सबसे दूर किसी ग्रह, धूमकेतु या अन्य पिंड की कक्षा के बिंदु होते हैं। दोस्तों नक्षत्र किसी वस्तु की कक्षा का वह बिंदु होता है जहाँ सूर्य सबसे दूर पर होता है। कक्षा में वह बिंदु जहाँ कोई वस्तु सूर्य के सबसे निकट होती है उसे पेरिहेलियन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नक्षत्र उसे ग्रीक भाषा में ग्रीक शब्दों में दूर, बंद, अलग या फिर होलियोस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये चित्र ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 जनवरी को सूर्य सबसे पास में है पृथ्वी के, 31 दिसंबर को, और 3 जुलाई को सबसे दूर होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैप है। दोस्तों इस चित्र के अनुसार 3 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो सबसे अधिक होती है और 3 जनवरी को सबसे कम होती है। ठीक है, तो सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर कब होता है? 3 जुलाई को, और सबसे नजदीक होता है 3 जनवरी को। दोस्तों अपना 21 मार्च और 23 सितंबर है। इस चित्र के अनुसार ये दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य और पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। वह 21 जून को दिन है वो सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है, और 21 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। दोस्तों जो 3 जुलाई को दूर सूर्य सबसे दूरी पर होती है इसे एप्रिलियन के नाम से जाना जाता है, और 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो इसे पेरिहेलियन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। तो ये है अपनी आंसर की। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।